Good morning, student. This is Sagar sir. In our previous video, we have studied till the Anglo-French struggle. In this video, we will study the Karnataka War, a case study, page number 12. In the 10th century, there three wars were fought between the French and the British for control over the coastal strip in present-day Tamil Nadu, known at that time as Karnataka. किताब में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 10th सेंचुरी की जगह 18th सेंचुरी हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में आज का जो तमिलनाडु है उसका जो तटवर्ती इलाका का क्षेत्र है, उस समय वह जो परत था, वह क्षेत्र जो था वह कर्नाटक के नाम से जाना जाता था और उसी के नियंत्रण को लेकर दोनों के बीच 3 युद्ध हुए। दीज वार्स केम टू बी नॉन एज कर्नाटक वार्स। ये युद्ध कर्नाटक वार के नाम से जाने गए। द कर्नाटक रीजन वाज अंडर द पोजेशन ऑफ द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और कर्नाटक का जो क्षेत्र था वह हैदराबाद के निज़ाम के अधिकार क्षेत्र में आता था, उनके अधिकार में था। द सेकेंड टॉपिक इज फर्स्ट कर्नाटक वार। The traditional rivalry between France and British and their conflicting trade interest in India led to the Karnataka War between 1744 and 1763। जो व्यापारिक प्रतिद्वंदिता और व्यापार को लेकर जो तीव्र रुचि थी, इन्हीं दोनों चीज़ों ने फ्रांस और ब्रिटिश दोनों को कर्नाटक वार के लिए अग्रसित कर दिया, जो कि 1744 से लेकर 1763 के बीच में लड़ा गया। द फर्स्ट वार वाज फॉट व्हेन द फ्रेंच लेड बाय द गवर्नर डुप्लेक्स कैप्चर मद्रास। पहला युद्ध तब हुआ जब फ्रांसीसी लोग अपने गवर्नर डुप्लेक्सी की सहायता से मद्रास पर अधिकार कर लिया। विच वाज ए ब्रिटिश पोजेशन, जो कि ब्रिटिश का अधिकार में था, जो ब्रिटिश के कब्जे में था, उस पर मद्रास के गवर्नर डुप्लेक्सी की मदद से मद्रास जो है अपने कब्जे में कर लिया। हाउएवर मद्रास वाज रिस्टोर्ड टू द ब्रिटिश एज ए पार्ट ऑफ द पीस सेटलमेंट इन यूरोप फॉलोइंग द ऑस्ट्रेलियन वार ऑफ सक्सेशन। जबकि मद्रास को ब्रिटिश ने फिर से प्राप्त कर लिया जब यूरोप में जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध के लिए जो शांति संधि हुआ, उसमें हस्ताक्षर के बाद ब्रिटिश ने उसे फिर से प्राप्त कर लिया, मद्रास को फिर से प्राप्त कर लिया। सेकेंड कर्नाटक वार। द सेकेंड कर्नाटक वार वाज फॉट ओवर द इशू ऑफ सक्सेशन टू द थ्रोन ऑफ हैदराबाद एंड कर्नाटक विद द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच सपोर्टिंग डिफरेंट कैंडिडेट्स। जो दूसरा कर्नाटक वार हुआ वह हैदराबाद के सिंहासन पर कौन बैठेगा, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, इस मुद्दे को लेकर लड़ाई हुआ, जिसमें कि एक तरफ कर्नाटक सपोर्ट कर रहा था और एक तरफ ब्रिटिश सपोर्ट कर रहा था और दूसरी तरफ फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे। दिस टाइम द फ्रेंच वेर डिफीटेड एंड डुप्लेक्सी वाज रिकॉल्ड फॉर फ्रांस। इस बार फ्रांसीसी लोगों को, फ्रेंच लोगों को हरा दिया गया और डुप्लेक्सी को फ्रांस बुला लिया गया। द सेकेंड कर्नाटक वार इंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइंड इन 1754। दूसरा कर्नाटक वार 1754 में पौंडीचेरी की संधि के साथ ही खत्म हो गया। द थर्ड वार वाज फॉट इन 1763। तीसरा युद्ध जो है वो 1763 में लड़ा गया। द 7-year वॉर इन यूरोप रिकिंडल्ड द एंग्लो फ्रेंच हॉस्टिलिटी इन इंडिया। जो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध था, उसका ही झलक, उसकी ही प्रतिद्वंदिता या दुश्मनी जो है उन दोनों पार्टियों के बीच भारत में भी देखने को मिल रहा था। द फ्रेंच वेर डिफीटेड एट द बैटल ऑफ वांडीवास इन 1766। फ्रांसीसी को जो है 1760 में वांडीवास की लड़ाई में हरा दिया गया। किसके द्वारा? सर आयरकुट के नेतृत्व में। अंग्रेज लोग सर आयरकुट के नेतृत्व में फ्रांसीसी लोग को हरा दिया। और इधर फ्रांसीसी की तरफ से लाली की नेतृत्व में वे लोग युद्ध लड़ रहे थे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था, एक तरफ फ्रेंच था जो कि लिली के नेतृत्व में लड़ रहा था और दूसरी तरफ अंग्रेज था जो सर आयरकुट के नेतृत्व में लड़ रहा था।
After the end of the war in Europe, the British returned Pondicherry and Chandranagar to the French. मतलब जब यूरोप में युद्ध की समाप्ति हो गई तो ब्रिटिश ने फ्रेंच लोगों को पौंडीचेरी और चंद्रनगर वापस लौटा दिए. हाउएवर एक्सपेक्टेड फॉर दिस पॉकेट दिस फ्रेंच पावर इन इंडिया वाज डिस्ट्रॉय. इसके बाद ऐसा माना जाने लगा कि जो फ्रेंच की शक्ति भारत में थी वह पतन की ओर चली गई, लड़खड़ाती गई, खत्म हो गई. द थर्ड कर्नाटक वार, तीसरा कर्नाटक युद्ध. द फाइनल फेज ऑफ द एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट इन 1756 व्हेन द 7-year वॉर ब्रोक आउट इन यूरोप. तीसरा कर्नाटक युद्ध का तीसरा फेज जो है वह 1756 में शुरू हुआ, जिस समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था. उनके झलक भारत में भी उसके प्रतिद्वंदियों के बीच में दिख रहा था. बोथ द कंट्रीज वेयर फाइटिंग ऑन अपोजिट साइड्स. दोनों ही देश जो है वह एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होकर लड़ रहे थे. सो देयर कंपनीज स्टार्टेड फाइटिंग इन इंडिया. इसलिए उसके कंपनीज भी भारत में एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे. इन दिस वार द फ्रेंच फोर्सेस लेड बाय काउंट डी लेली. इस युद्ध में फ्रेंच लोग जो है काउंट डी लेली के नेतृत्व में लड़ रहे थे. वेयर डिसिबली डिफीटेड इन कर्नाटक, जिसे कि कर्नाटक वार में बुरी तरह से हरा दिया गया. द इंग्लिश रिप्लेस्ड द फ्रेंच इन हैदराबाद. द निजाम गेव द इंग्लिश द नॉर्थन सरकार. फिर ब्रिटिश जो है, जो कि पहले फ्रेंच था हैदराबाद में, उसको रिप्लेस करके ब्रिटिश आ गए. पहले फ्रेंच का दबदबा था हैदराबाद में, बाद में ब्रिटिश उन्हें हराकर अपना दबदबा कायम कर लिया. और द निजाम गेव द इंग्लिश द नॉर्थन सरकार. निजाम ने ब्रिटिश लोगों को, इंग्लिश लोगों को नॉर्थन सरकार का क्षेत्र दे दिया. द फ्रेंच लॉस्ट ऑल देयर पोजीशन इन इंडिया. फ्रेंच लोग अपने जितने भी अधिकार क्षेत्र थे भारत में वो सब से हाथ धो बैठे, उनके हाथ से सारा चीज़ निकल गया. ए पीस ट्रीटी वाज साइन इन AD 1763. 1763 में एक शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए. द फ्रेंच फैक्ट्रीज इन इंडिया वेर रीस्टोर्ड to them, but they could not no longer be fortified. They could sever only as sanctuaries. भारत में फिर से जो फ्रेंच फैक्ट्रियाँ थी वह शुरू हुई, पर वे ज़्यादा दिनों तक टिकी नहीं. वह अपने क्षेत्रों को ज़्यादा और किलेबंदी नहीं कर पाए और मुश्किल से वे 100 वर्ष तक टिके रहे और बाद में उसका सारा अधिकार यहाँ पर ख़त्म हो गया. एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, मतलब फ्रेंच और जो ब्रिटिश थे उनके जो प्रतिद्वंदिता था उसका क्या कारण था. These were the factor which contribute to the success of the British and failure of the French. ये कुछ तथ्य हैं जो कि ब्रिटिश की सफलता और फ्रांसीसी की असफलता के कारण बनी. The French company was controlled by the government, so it had to obtain approval for all its action, while the British company was free to take its own decision. चूँकि फ्रांसीसी कंपनी जो थी वह सरकार के नियंत्रण में थी, उसे अपने हर एक कामों के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, जबकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह अपने सारे डिसीजन, सारे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे. द ब्रिटिश हैज मोर ट्रेडिंग सेंटर देन द फ्रेंच. और ब्रिटिश के पास जो था फ्रांसीसी की तुलना में अधिक व्यापारिक केंद्र थे. द ब्रिटिश पॉजेज ए नेवी सुपीरियर टू द फ्रेंच. ब्रिटिश के पास फ्रांसीसी की तुलना में बेहतर नौसेनाएं थी. ब्रिटिश ट्रेड फ्लोरिश बेटर देन द फ्रेंच. ब्रिटिश का जो व्यापार था वो फ्रांसीसी की तुलना में अच्छा से फल फूल रहा था, ज़्यादा अच्छा से फल फूल रहा था. थस अलाउइंग देम टू मोर रेवेन्यू फॉर अपकीप ऑफ द आर्मी. इसीलिए उसे अपनी सेनाओं के रख रखाव के लिए ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त होता था. द फ्रेंच कंपनी वाज मोस्टली डिपेंड अपॉन इट्स गवर्नमेंट फॉर ग्रांट्स. और फ्रेंच कंपनी को अपने सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था. अधिकतर जो भी ग्रांट मिलते थे वो सरकार से मिलते थे और उसी के ऊपर से निर्भर रहना पड़ता था. ब्रिटिश ऑफिसर्स वेर बेटर ट्रेंड एंड मोटिवेटेड एज कम्पेयर टू द फ्रेंच ऑफिसर. जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, अधिकारी थे, वे फ्रांसीसी अधिकारी की तुलना में अधिक नियंत्रित और उत्साहित थी. द नेक्स्ट टॉपिक इज कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल. दूसरा टॉपिक जो है वह बंगाल का विजयी है. While the Carnatic War were going on, the East India Company was keen on annexing Bengal as it was one of the most fertile and richest province. जब कर्नाटिक वार चल रहा था तो कंपनी जो थी वह बंगाल को हड़पने में अपनी उत्सुकता दिखा रही थी. क्यों? क्योंकि बंगाल उस समय जो है अधिक उपजाऊ और धनी प्रदेश था. Although the company had a flourishing trade in Bengal, जबकि बंगाल का
कंपनी का व्यापार जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बंगाल में चल रहा था, फल फूल रहा था, द रूलर ऑफ बंगाल केप्ट स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द यूरोपियन एंड रेसिस्टेड द फोर्टिफिकेशन ऑफ यूरोपियन ट्रेड सेटलमेंट। जो बंगाल के शासक थे वह उन पर नियंत्रण स्थापित करने का कोशिश कर रहे थे और यूरोपियन जो व्यापारी थे उन पर अपना नियंत्रण स्थापित रखना चाहते थे और उन्हें किलेबंदी करने और अपने व्यापार को बढ़ाने, मतलब जो ट्रेड सेटलमेंट था, व्यापारिक बस्तियां थी, उसे बसाने में वे रोक रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे। In 1717, Farrukhsiyar, the Mughal emperor, granted them to right to import and export goods without having to pay custom duty। 1717 में फर्रुखसियर ने, जो कि मुग़ल सम्राट थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को एक अधिकार दे दिया जिससे कि वह मुफ्त में यहाँ पर व्यापार कर सकते थे, आयात और निर्यात कर सकते थे बिना कोई कस्टम ड्यूटी दिए हुए, कोई सीमा शुल्क दिए। However, some official of the company were also engaged in private trade and using this facility। जबकि जो ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश कंपनी को अधिकार था कि वह मुफ्त में व्यापार कर सकते थे, लेकिन इसका फ़ायदा उठाकर कुछ ब्रिटिश अधिकारी भी थे जो प्राइवेट बिजनेस माने प्राइवेट व्यापार करने में, अपने व्यापार करने में लगे हुए थे और इस अवसर का लाभ उठा रहे थे। दे स्टॉप पेइंग ड्यूटी ऑन देयर प्राइवेट ट्रेड टू। वे लोग अपने जो पर्सनल व्यापार कर रहे थे उस पर भी वो लोग कर नहीं दे रहे थे। दिस रिजल्टेड इन एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ बंगाल, जिसके कारण बंगाल की सरकार को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का घाटा हो रहा था, कर का घाटा हो रहा था। एट दिस टाइम बंगाल वाज रूल्ड बाय मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन एंड अलीवर्दी खां। इस समय बंगाल में पहले मुर्शिद कुली खां, फिर सुजाउद्दीन और फिर अलीवर्दी खां का शासन चल रहा था। दे ट्राई टू कीप द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी इन चेक। वे मतलब ये सब राजाएं जो थे, बंगाल के जो राजा थे, वे कंपनी के जो ऑफिसर थे, अधिकारी थे, उनके व्यापार पर रोक लगाना चाहते थे। अलीवर्दी खां लिस्टेड 2 कंडीशन विच द कंपनी हैड टू ओबे और लूज इज राइट टू ट्रेड इन बंगाल। अलीवर्दी खां ने 2 शर्त रखी जिसे कंपनी को सुनना था, नहीं तो वे अपने जो व्यापारिक अधिकार प्राप्त था वह ख़त्म हो जाता। द कंडीशन वेयर, जो कंडीशन थे वो इस प्रकार थे। फर्स्ट पॉइंट इज द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी इंगेज इन प्राइवेट ट्रेड सेल पे कस्टम ड्यूटी। जो कंपनी के जो अधिकारी अपना पर्सनल ट्रेड कर रहे हैं उसे कस्टम ड्यूटी मतलब सीमा शुल्क चुकाना पड़ेगा। द सेकेंड पॉइंट इज द कंपनी सेल नॉट एक्सटेंड इज फोर्टिफिकेशन। दूसरा शर्त यह था कि कंपनी अपना किलेबंदी जो है वह नहीं बढ़ा सकता है। द कंपनी हैड हाउएवर बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग बाय दिस टाइम। कंपनी इस समय जो है बंगाल में बहुत शक्तिशाली बनकर उभर रही थी। टू एक्सपेंड ट्रेड एंड सिक्योर मार्केट, वह अपने व्यापार को बढ़ाने और अपने बाजार को सुरक्षित करने के लिए दे नाउ डिसाइडेड टू एनेक्स मोर टेरिटरीज इन इंडिया। उन्होंने भारत में और क्षेत्रों को हड़पने का निर्णय लिया। व्हेन सिराजुद्दौला बिकेम नवाब ऑफ बंगाल इन 1756, जब सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बना, ही ड्रोव द इंग्लिश आउट ऑफ कलकत्ता फॉर एक्सपेंडिंग फोर्टिफिकेशन अगेंस्ट द ऑर्डर एंड मिस यूजिंग ट्रेड राइट। तो सिराजुद्दौला और उसकी सेना ने बंगाल को अंग्रेज़ों को जो है कलकत्ता से बाहर कर दिया और उसे किलेबंदी करने से रोका। क्यों? क्योंकि वह जो है सरकार के आदेश का अवमानना कर रहे थे और अपने व्यापारिक अधिकार का मिसयूज़ कर रहे थे। ही सेंड हिज ट्रूप एंड ऑक्यूपाइड द कंपनीज फैक्ट्री इन कलकत्ता। उन्होंने अपनी सेनाओं को भेजी और कलकत्ता में जो कंपनी की फैक्ट्रियां थी उसे खाली कराया। द ब्रिटिश ऑफिशियल वेयर अलार्म्ड एट दिस डेवलपमेंट एंड डिसाइडेड टू डिपोज सिराजुद्दौला एंड इंस्टॉल ए पपेट नवाब इन हिज प्लेस। जब यह घटना घटी तो जो ब्रिटिश के अधिकारी थे वह सचेत हो गए और बंगाल के बंगाल सरकार या बंगाल के जो शासक थे उसके इस विकास को देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि सिराजुद्दौला को किसी भी तरह से हटाना है और उसके जगह पर एक कठपुतली वाला नवाब को बैठाना है। अंडर रॉबर्ट क्लाइव्स लीडरशिप द कंपनी ट्राइड टू रीगेन इट्स पोजीशन इन बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी जो है बंगाल में अपने जो अधिकार पहले थे उसे फिर से प्राप्त करना चाहते थे। दिस लेड टू द फेम्ड बैटल ऑफ पलासी। इसी का कारण जो है बंगाल में पलासी का युद्ध हुआ। थैंक यू।